राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के एक छोटे से गांव में एक शादी हुई, जिसके अंदर मेहमानों के साथ साथ कुछ प्रेत इन्वॉल्व हो गए। और ऐसा इन्वॉल्व हुए कि आज 25 साल हो गए हैं उस घटना को, लेकिन अभी भी जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस कहानी के अंदर मैं आपको उस गांव का और उस कपल का नाम तो डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन जो घटना है, जो कहानी है, ये सुनकर आज आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी मुझे एक बहुत ही प्यारे कोइंसिडेंस से मिली है। मैं अभी रिसेंटली मुंबई से वापस घर आ रहा था और ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर रहा था। वहीं पर मुझे एक सरदार जी मिले, जिनके साथ मेरी काफी अच्छी बातचीत हो गई। और फिर जब मैंने बताया उन्हें कि मैं हॉरर स्टोरीज बनाता हूं, तो उन्होंने मुझे ये कहानी शेयर की। वहां पर उनकी वाइफ भी थी, जिन्होंने बताया कि ये कहानी हकीकत में एक रियल इंसिडेंट है। हमारे पास आई हुई सारी कहानियों में से ये एक बहुत ही डिफरेंट कहानी है, तो उम्मीद है कि आज आपको बहुत मजा आने वाला है। इस कहानी की शुरुआत होती है 2001 में, जब जसविंदर श्री गंगानगर के पास के ही एक गांव में रहता था और उसकी शादी मधु नाम की एक लड़की से तय हो गई थी, जो पास ही के एक छोटे से गांव की लड़की थी। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था। अब बेसिकली उस समय श्री गंगानगर और उसके आसपास का जितना भी एरिया है वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था, और ये पूरा एरिया एग्रीकल्चर और फार्मर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह से हर एक गांव के अंदर कुछ कच्चे रास्ते बने हुए थे, और उन्हीं रास्तों पे बहुत बार लोगों को पैरानॉर्मल प्रेजेंस फील हो जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। अब इन्हीं लोगों के गांव की बात है कि एक बार जसविंदर के चाचा शाम में अपनी जमीन को पानी लगा करके वापस घर लौट रहे थे, और अचानक से यहाँ पर उन्हें महसूस हुआ जैसे उनके एकदम पीछे कोई औरत पायल पहनकर चल रही है। यहाँ पर उन्होंने समझदारी से काम लिया। उन्हें समझ में आ गया कि ये कोई प्रेत आत्मा है या फिर कोई भटकती आत्मा है, तो उन्होंने पीछे नहीं देखा और वो चुपचाप आगे आगे बढ़ते रहे। वो थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि अचानक से पीछे से उस औरत ने उनका नाम पुकारा और कहा कि पवन, जा रहा है घर पे, बात तो सुनता जा। यहाँ पर चाचा जी का हलक सूख गया, क्योंकि यह आवाज बहुत ज्यादा डरावनी थी। उन्होंने धीरे धीरे अपनी रफ्तार बढ़ाई, लेकिन उन्हें पता लग रहा था कि जो पीछे औरत है वो भी उनके पीछे पीछे उसी स्पीड से आ रही है। अब ये थोड़ा और आगे बढ़े ही थे कि अचानक से उन्हें पीछे से जोर जोर से ढोल नगाड़े बजने की आवाज आनी शुरू हुई, जैसे कोई पूरा लाव लश्कर लेकर के उनके पीछे चल रहा है। लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ पर पीछे नहीं देखा और धीरे धीरे भगवान का नाम लेते हुए अपने घर तक पहुंच गए। बेसिकली जिस रास्ते से चाचा जी घर वापस लौट रहे थे, उसकी कहानी यह है कि काफी समय पहले इसी रास्ते के आसपास एक प्रेग्नेंट औरत की डेथ हो गई थी, और उसी के बाद से कहते थे कि यह औरत की आत्मा यहाँ पर भटकती है और लोगों को परेशान करती है। यहाँ पर शाम के समय लोग आने से डरते थे, और बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पर इसी औरत को महसूस भी किया था। प्रॉब्लम यह थी कि यही रास्ता गांव से बाहर की तरफ जाता था, और अगर इस रास्ते को अवॉइड करना हो तो खेतों के अंदर से होकर के जाना पड़ता था, जहां पर शाम के समय सांप या कीड़े होने का डर होता था। और वैसे भी वो रास्ता 2 से 4 किलोमीटर लंबा पड़ता था, क्योंकि पूरे खेत घूम करके जाने पड़ते थे। इसी बीच में आया जसविंदर की शादी का दिन। अब बात यह थी कि 2-4 लोग तो इस रास्ते को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी बारात को खेत के अंदर से लेकर के जाना पॉसिबल नहीं था, और पूरी बारात को अब इसी रास्ते से निकलना था। शादी के दिन सब लोग रेडी हुए, सब लोग जसविंदर के साथ मधु के गांव पहुंचे। वहां जाकर के शादी का फंक्शन स्टार्ट हुआ और सब कुछ एकदम ठीक था। जब सारे रिचुअल स्टार्ट हुए तब तक भी सब कुछ ठीक ही था, बस एक चीज अलग थी कि मधु काफी ज्यादा शांत थी, लेकिन इस बात पर किसी ने बहुत ज्यादा गौर नहीं किया। फाइनली ये शादी कंप्लीट हुई, इन लोगों के फेरे हुए और बारात दुल्हन को लेकर के घर आ गई। लेकिन इसी बीच में एक चीज थी जिसको किसी ने नोटिस नहीं किया था। जब ये बारात घर से निकली थी और उस रास्ते से गुजर रही थी, तो एक वक्त बीच में ऐसा आया था जब सबको बहुत अजीब लगने लगा था। म्यूजिक सिस्टम भी बीच में रुक सा गया था, तो सब लोगों ने सजेस्ट किया कि जल्दी जल्दी इस रास्ते को क्रॉस करो, और भगवान का नाम लेते हुए इन्होंने उस रास्ते को क्रॉस कर लिया था। लेकिन वहां पर एग्जैक्टली हुआ ये था कि वहां जो प्रेत आत्मा थी वो इस बारात के साथ साथ मधु के गांव पहुंच गई थी, और वहां जाकर के जब इन लोगों के फेरे हो रहे थे तो उसी आत्मा ने फेरों के बीच में मधु के साथ फेरे ले लिए थे। यूजुअली जब भी कोई प्रेत किसी के साथ फेरे लेती है तो वो आदमी को अपना पति मान लेती है, लेकिन यहाँ पर सीन उल्टा था, और वो कैसे, ये आगे की कहानी में आपको पता लगेगा। शादी के बाद जब ये लोग घर पहुंचे और अगले दिन लोग नई दुल्हन से मिलने के लिए आए, तो मधु का बिहेवियर एकदम ऑपोजिट था। नॉर्मली मधु एक बहुत ही सीधी सादी लड़की थी, सबसे बहुत तमीज से बात करती थी, लेकिन उस दिन मधु ने ना किसी बड़े के पैर छुए और ना ही किसी से सही तरीके से बात की। वो सिर्फ घूंघट ओढ़े हुए और मुंह चढ़ाए हुए एक साइड में बैठी हुई थी। बहुत सारे लोगों को लगा कि शायद शादी की थकान है,
बहुत सारे लोगों ने जज कर लिया कि शायद इनकी बहू बदतमीज है, लेकिन किसी को भी हकीकत में नहीं पता था कि ये चीज आगे चल करके क्या रूप लेने वाली है। अब अगले दिन एक नया ही किस्सा शुरू हुआ। जसविंदर जब भी रात में अपनी वाइफ के पास जाने की कोशिश करता तो यहाँ पर मधु पता नहीं उसके साथ क्या करती कि वो वहां पर बेहोश हो जाता, और अगले दिन जब सुबह उसे होश आता तो उसे कुछ भी याद नहीं होता था, बस उसके सर में हल्का सा दर्द फील हो रहा होता था। फिर अगला सारा दिन वो मुंह चढ़ाए एकदम चुपचाप अपने कमरे में अकेले बैठी रहती और किसी से बात नहीं करती। किसी भी तरीके से ऐसा लगता ही नहीं था कि इन लोगों के घर पे कोई नई दुल्हन आई है, कोई शादी हुई है। काफी दिन ऐसा चलने के बाद एक बार फाइनली जसविंदर की मदर ने उस पर गुस्सा कर दिया और उससे कहा कि सारा दिन अंदर बैठी रहती है, कम से कम रिश्तेदार आए तब तो बाहर आ जाया कर। और यहाँ पर मधु ने अपना घूंघट हटाया और उसके घूंघट हटाते ही उसकी सास के होश उड़ गए। मधु की आंखें गुस्से से भरी हुई थी, उसके होठों से लार टपक रही थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी सास उसे देख करके तुरंत समझ गई थी कि मधु के साथ कुछ गड़बड़ है। उन्होंने जसविंदर को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि शादी के दिन से मधु का बिहेवियर कैसा है। तो जसविंदर ने बताया कि जब से इनकी शादी हुई है मधु इससे दूर दूर ही रहती है और हर सुबह उसका सर दुख रहा होता है। यहाँ पर जसविंदर की मदर ने उससे कहा कि बेटा मुझे ऐसा लगता है कि तेरी वाइफ पर किसी की छाया आ गई है, और फिर खुद के साथ हुआ किस्सा भी बताया। अब वैसे भी गांव में लोग इन चीजों पर यकीन ज्यादा करते हैं, तो जसविंदर तुरंत कन्विंस हो गया और उसने कहा कि ठीक है माँ, मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। अब इन लोगों के गांव में एक बाबा है जो छोटे मोटे उतारे करते थे। जसविंदर तुरंत उन बाबा के पास गया और उन्हें लेकर के घर पर आ गया। यहाँ पर इन बाबा ने जब मधु से बात करने की कोशिश की, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, तो मधु ने इन बाबा का हाथ इतनी जोर से झटक दिया कि वो बाबा नीचे गिर पड़े। इसके बाद बाबा गुस्से में खड़े हुए और अपनी पोटली से कुछ निकाल करके उस पर छिड़कने लगे और अपने एक लोटे से कुछ पानी लेकर के उस पर छिड़कने लगे। और यहाँ पर मधु ने जो किया उसे देख करके सब लोग हैरान रह गए थे। मधु ने उन बाबा के हाथ से वो लोटा छीना जिसके अंदर वो पवित्र पानी था जो बाबा उस पर छिड़क रहे थे, और उनके सामने ही वो पूरा का पूरा पानी वो पी गई और उसे कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद मधु ने उन बाबा के हाथ से वो पोटली छीन करके बाहर फेंकी और उनके गाल पर एक जोर का थप्पड़ मारा। ये बाबा यहाँ पर समझ गए थे कि मधु के अंदर जो कोई भी प्रेत आत्मा है वो उनके बस की बात नहीं है, तो वो तुरंत वहां से खड़े हुए और बाहर भाग गए। जसविंदर की फैमिली अब पूरे खौफ में आ चुकी थी। हर कोई जानता था कि कमरे के अंदर जो लड़की लाल जोड़ा पहन करके बैठी है वो मधु नहीं है, बल्कि कोई प्रेत आत्मा है। इस गांव वाले बाबा से जब बात नहीं बनी तो इन लोगों ने आसपास पता करना स्टार्ट किया कि कौन है जो मधु का इलाज कर सकता है। और इसी बीच अचानक से एक और अजीब चीज हुई। मधु एकदम नॉर्मली इन लोगों के साथ रहने लगी थी, जैसे वो पजेस्ड है ही नहीं। हालांकि मधु के आसपास 24 घंटे वो प्रेत आत्मा रहती थी, उसके आसपास एक नेगेटिव ऑरा रहता था, लेकिन वो एक नॉर्मल लाइफ भी जीने लगी थी। मधु नॉर्मली घर वालों के साथ अच्छे से पेश आने लगी थी। वो घर के थोड़े बहुत काम भी कर देती थी, बस प्रॉब्लम ये थी कि वो जसविंदर को अपने पास नहीं आने दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो प्रेत आत्मा अपनी अधूरी जिंदगी जीने की कोशिश कर रही है। इसी बीच में बहुत बार ऐसा भी होता कि जब ये लोग आराम से घर में बैठ करके चाय पी रहे होते, मधु नॉर्मल होती और अचानक से देखते ही देखते मधु के हाव भाव बदलने लगते और सबको पता लग जाता कि वो औरत इसके अंदर फिर से आ गई है और सब लोग इससे दूरी बना लेते। इसी बीच तांत्रिकों की तलाश जारी थी। बहुत बार ये लोग मधु को लेकर के जाते झूठ बोलकर कि कहीं जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, लेकिन इसका इलाज करवाने के लिए ले जाते, लेकिन हर बार ये लोग वहां से खाली हाथ लौटते। बहुत सारे फ्रॉड बाबा भी इन लोगों को मिले। मौलवी, साधु, सिद्ध, तांत्रिक, हर कोई अपनी जोर आजमाइश कर रहा था, लेकिन ये औरत, ये प्रेत आत्मा मधु के शरीर को छोड़कर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। इन लोगों ने मधु को ठीक करने की हर एक मुमकिन कोशिश कर ली थी। पैसा भी पानी की तरह ये लोग बहा चुके थे, लेकिन कोई भी काम नहीं आ रहा था। और अब एक तरह से ये लोग हिम्मत हार चुके थे कि इसी बीच में जसविंदर के फादर को एक सिद्ध तांत्रिक के बारे में पता लगा। उस तांत्रिक से जब इन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि अगर उस प्रेत आत्मा का मिलन इससे शादी के दौरान हो गया है, उसने इसके साथ फेरे ले लिए हैं, तो ये कभी भी नहीं जाएगी। लेकिन फिर भी हम लोग एक कोशिश करके देख लेते हैं कि उस प्रेत को कोई और लालच दे करके मना ले। वो तांत्रिक बाबा जसविंदर के घर आए और मधु को देखने लगे। तब तक मधु एकदम नॉर्मल थी, ना कोई पोजेशन के साइन और ना ही कोई हाव भाव में बदलाव। इसके बाद जब वो बैठ करके चाय पी रहे थे, चाय उनके हाथ में ही थी, तो उन्होंने बातों बातों में मधु से उसका नाम पूछा। तो सामने से उसने अपना नाम बताया, लेकिन वो मधु नहीं था। यानी उसके अंदर जो औरत थी जिसने उसे पजेस कर रखा था, उसने अपना नाम बताया था।
और वो यहाँ पर समझ चुकी थी कि उसके सामने जो तांत्रिक बैठा है उसके अंदर हकीकत में शक्ति है और उसे इसकी बात का जवाब देना ही होगा। इसके बाद उन बाबा ने उस चाय को वहीं पर रख दिया, क्योंकि वो जान चुके थे कि मधु के अंदर जो कोई भी प्रेत है उसे मालूम है कि ये सामने वाला इंसान तांत्रिक है, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि शायद उसने इनकी चाय में जहर भी मिलाया हो। ये सीन थोड़ा सा भूल भुलैया जैसा लगता है, लेकिन हकीकत में ये हुआ था। इसके बाद मधु के एग्जॉर्सिज्म के लिए उन बाबा ने शाम में एक हवन रखा और मधु को जब वहां पर बैठाया गया तो वहां पर भी वो टस से मस नहीं हुई। और फिर इसके बाद जो हुआ उसे यकीन करने के लिए आपको थोड़ी सी मैच्योरिटी चाहिए होगी। इन बाबा ने जसविंदर की फैमिली से कहा कि आप लोग मुझे इसके साथ कुछ देर अकेला छोड़ दो, मैं इससे बात करके देखता हूं कि ये चाहती क्या है। काफी देर तक ये तांत्रिक वहां बैठ करके मधु से बात करता रहा। मधु यहाँ पर उनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी और सामने से वो उसके ऊपर कुछ छिड़क दे रहे थे, और ये सब कुछ होते हुए जसविंदर सिर्फ दूर से देख पा रहा था। करीब 2 घंटे तक इन लोगों ने वहां खड़े होकर के बाबा को मधु से, या कहूं कि उसके अंदर जो प्रेत था उससे बात करते हुए देखा, और फिर फाइनली बाबा हवन से खड़े हुए। बाबा फाइनली उसके साथ एक समझौते पर पहुंच गए थे, लेकिन ये समझौता शायद डाइजेस्ट करना बहुत ही मुश्किल था। बाबा उस हवन वाली जगह से चल करके जसविंदर की फैमिली के पास आए और फिर इनसे कहा कि इस जन्म में तो ये औरत मधु का पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगी, लेकिन मैंने उसे सिर्फ इतना करने के लिए मना लिया है कि तू चाहे तो इसके साथ रह, पर एटलीस्ट इसे इसकी जिंदगी जीने दे। ये बात डाइजेस्ट करनी मुश्किल थी कि वो औरत साथ भी रहेगी और मधु को उसकी जिंदगी भी जीने देगी। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसके बाद उन बाबा ने जसविंदर को दूसरी तरफ बुलाया और उससे कहा कि रात में जब भी तुझे तेरी वाइफ के साथ इंटीमेट होना होगा तो हमेशा तुझे उस प्रेत आत्मा से परमिशन मांगनी होगी। उससे कहना होगा कि जो भी हमारी गृहस्थी आगे बढ़ाने के लिए जो पारिवारिक काम है, एटलीस्ट आप मुझे उसकी परमिशन दे दीजिए। यहाँ पर जसविंदर हैरान हो गया, वो काफी ज्यादा डर गया। उसने कहा कि क्या गारंटी है कि जब मैं मेरी वाइफ के साथ प्राइवेट मोमेंट्स में होऊंगा तो वो औरत उसके अंदर नहीं होगी। तो सामने से बाबा ने उसे आश्वासन दिया कि डर मत, इस चीज का इलाज मैंने कर दिया है। इसके बाद अगली रात कुछ ऐसा ही हुआ। जसविंदर जब अपनी वाइफ के रूम में गया तो उसने हकीकत में उस प्रेत से हाथ जोड़ करके परमिशन मांगी और फिर 4 साल में पहली बार वो अपनी वाइफ के साथ फिजिकल हुआ। इसके बाद जसविंदर और मधु एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह रहने लगे, लेकिन एक प्रॉब्लम और थी। मधु कभी भी पजेस हो जाती थी। शुरू में 2-3 दिन में एक बार, फिर हफ्ते में एक बार, फिर 2-3 महीने में, और फिर फाइनली लास्ट में ऐसा हो गया था कि कभी कभी 3 महीने में एक आध बार वो पजेस हो जाया करती थी। जसविंदर और उसकी फैमिली के साथ एक बात और थी, ये लोग कभी भी उस पर गुस्सा नहीं कर सकते थे, क्योंकि जसविंदर की मदर ने एक बार उस पर गुस्सा कर दिया था तो तभी मधु के हाव भाव बदलने लगे थे और उसकी मदर इतनी डर गई थी कि उन्हें भाग करके मंदिर वाले कमरे में जाना पड़ा था। इसी आत्मा के वश में रहते हुए मधु प्रेग्नेंट हुई। उसने अपने बच्चों को जन्म दिया, उन्हें बड़ा किया। हालांकि आज तक कभी भी उसने अपने बच्चों पर तो गुस्सा नहीं किया था या उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन बहुत बार ऐसा हो चुका है कि उसके बच्चे तक उसे देख करके डर जाते हैं। जिन पाजी ने हमें ये कहानी सुनाई है उन्होंने हमें एक और चीज बताई। उन्होंने बताया कि जब इसके बच्चे छोटे थे तब बहुत बार कुछ ऐसा हुआ था जिसे देख करके इस पूरे खानदान की रूह कांप गई थी। अब जिस लेडी की आत्मा मधु के ऊपर हावी थी वो मरने से पहले प्रेग्नेंट थी, यानी वो अपने बच्चे के प्यार को तरसते हुए, उसके लिए तड़पते हुए मरी थी और मधु के शरीर में आकर के एक तरह से वो अपनी अधूरी जिंदगी जी रही थी। जब ये बच्चे छोटे थे तो बहुत बार ऐसा हुआ कि मधु की रात को 2:30-3 बजे के आसपास नींद खुल गई और वो अपने बच्चों को गोद में लेकर के प्यार करती हुई देखी गई। जब पहली बार ऐसा हुआ तो जसविंदर ने उसे एक बार कहा कि इतनी रात में बच्चों को गोद में लेकर के क्यों बैठी हो, सोने दो उसे। तो अचानक से जब मधु उसकी तरफ पलटी तो उसके चेहरे के हाव भाव देखते ही जसविंदर समझ गया था कि उसे पोजेशन हो गया। मधु का चेहरा बहुत ज्यादा सूजा हुआ था, उसकी आंखों में एक चमक थी जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी थी और ये देखते ही जसविंदर फिर से शांत हो गया और सोने के लिए चला गया। इसके बाद जब जसविंदर ने तांत्रिक से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि शायद ये वही औरत है जो अपनी पुरानी जिंदगी जीने की कोशिश कर रही है। हालांकि जैसे जैसे इनके बच्चे बड़े हुए तो ये चीज होना कम भी हो गई। आज की कंडीशन ये है कि उनकी शादी को हुए 25 साल हो गए हैं, मधु की एज 50+ हो गई है, लेकिन आज भी वो औरत उसके इर्द गिर्द कहीं पर है और बहुत बार उसके हाव भाव बदलने लगते हैं। जिन्होंने हमें ये कहानी बताई है वो बेसिकली जसविंदर के कजन है और उनका कहना है कि आज भी जब हम लोग जसविंदर के घर जाते हैं तो कोई भी मधु से ज्यादा बात नहीं करता, सब उससे बहुत डरते हैं।
मधु के साथ एक चीज और है कि घर में कोई भी अनहोनी होनी होती है या फिर कोई अच्छी चीज होनी होती है तो मधु बहुत बार उन चीजों को पहले से प्रेडिक्ट करके अपने बच्चों को बता देती है। आज मधु ना तो मंदिर जाती है और ना ही अपने आसपास कोई धार्मिक भजन वगैरह चलने देती है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि मंदिर से आया हुआ प्रसाद वो आराम से खा लेती है, उसे कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद जब मधु वो प्रसाद खाती होगी तो वो औरत उसके अंदर नहीं होती होगी, वो मधु को वो प्रसाद खाने देती होगी। अदरवाइज ऐसा होना बहुत मुश्किल है कि वो मंदिर नहीं जाती और मंदिर का प्रसाद आराम से खा लेती है। पाजी ने बताया कि इन 25 सालों के अंदर मधु ने इतने तांत्रिकों को पीटा है, इतने सारे बाबाओं को पीटा है कि लोग उनके घर पर आने से डरने लगे थे, क्योंकि हर कोई आकर के सोचता था कि वो एग्जॉर्सिज्म कर देगा, वो मधु को बचा लेगा। लेकिन सामने से जो मधु के अंदर प्रेत थी वो हरेक को ओवर पावर कर देती थी, हरेक को बहुत ज्यादा पीट कर भगा देती थी। आज उनकी शादी को 25 साल हो गए हैं, उनकी एज 50+ है, लेकिन आज भी उनकी कंडीशन वैसी की वैसी है। एक चीज इस कहानी में मुझे बहुत ही अजीब लगी, इतने सारे तांत्रिक बाबा इसका इलाज नहीं कर पाए, लेकिन लास्ट वाला तांत्रिक जो है एक कंडीशन के साथ उसका इलाज करके आ गया। मुझे ऐसा डाउट है कि शायद इस तांत्रिक ने मधु की आत्मा का सौदा ना कर दिया उस प्रेत के साथ, उसे कहीं ऐसा ना कह दिया हो कि जिंदगी तो एटलीस्ट इसकी इसे जीने दे और मरने के बाद इसकी आत्मा तेरी है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मधु ने आज तक जितना बुरा समय देखा है वो तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मरने के बाद जब उसकी आत्मा उस प्रेत के साथ मिलेगी, जब उसकी स्लेव बन जाएगी, तो उसकी आत्मा को जहन्नुम से भी बुरा एक्सपीरियंस होगा। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। आज गंगानगर का वो गांव, वो एरिया हॉन्टेड नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसा होता है कि जब इन जगहों पे पॉपुलेशन बढ़ती है तो ये चीजें कम हो जाती है। लेकिन फिर भी उसी गांव के उसी घर के अंदर आज 50 साल की मधु जी वहीं पर बैठी हुई हैं और उसी कंडीशन में है। आज भी वो प्रेत आत्मा उनके आसपास है, शायद उन्हीं के बिस्तर पर सोती हैं। इन लोगों के रिश्तेदार भी इन लोगों के घर बहुत रेयरली जाते हैं और इस चीज का कोई भी इलाज नहीं मिल पा रहा। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, हाइप कर दें और अपने कमजोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो, वहां पर एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। जिस तरह से आप हमारे यूट्यूब को प्यार दे रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे इंस्टा को, फेसबुक को और स्पॉटिफाई को भी इसी तरह से फॉलो कर लीजिए, इसी तरह से अपना प्यार दिखाइए। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पर आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा। हर हर महादेव।